किसी को हम हजारों साल जो बसा हुआ हो वहाँ से विस्थापित करने की बात करें अपने घरों से। मुआवजा भी बहुत कम था, किसानों को एक भावनात्मक लगाव था अपने घरों से, अपनी ज़मीनों से, तो उन्होंने सहमति देना बंद कर दिया। मुझे मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि देखिए ये प्रोजेक्ट हमने आगे बढ़ाया है और ये सारी तस्वीर बदल देगा उस क्षेत्र की। बहुत संघर्ष भी हुए, अधिकारियों के साथ बदतमीजी भी हुई। मुख्यमंत्री ने सारी बातों को देखते हुए 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर का इजाफा किया मुआवजे में। अगर किसान खुश है, अगर आप कहेंगे कि बहुत खुश हैं, तो फिर आंदोलन क्यों हुआ था? हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे स्वीकार करते हैं कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। जेवर एयरपोर्ट तो बना दिया, लेकिन जो उपजाऊ जमीन थी वो किसानों से छीन ली गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत फर्टाइल लैंड है वो, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से वहाँ ये डेवलपमेंट हुआ है। उत्तर भारत में हमारे योगी जी एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं जहां हम अति आधुनिक तकनीक से घुसेंगे उसमें और फिल्म का प्रिंट लेके बाहर निकलेंगे। मिडिल क्लास आदमी क्या करे? इतने आसमान छू रहे हैं रेट। ये सवाल आपने किया है तो अब ये विषय हो गया मेरा कि मैं इसे कैसे अमली जामा पहनाऊं और मध्यम वर्ग को कैसे वहाँ सुविधाएं दिलवा पाऊं। पीडीएफ फॉर्मूला अपना बता रहे हैं, लगता है आपको इफेक्टिव होगा, इस बार चलेगा? ये जो जाति जाति का राग अलापते हैं ना, ये कायर और क्रूर लोग होते हैं। कि आप लोग कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं, पर सब आपके साथ हैं। ये नैरेटिव क्यों सेट किए जाते हैं? अभी तो ये अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। नाच ना आए तो आंगन टेढ़ा, ब्राह्मण वर्सेस राजपूत, ये नेताओं में चलती होंगी, लेकिन देखिए ब्राह्मण एक विचारधारा है। जब से मैं अलग हुआ कांग्रेस से, अब पता नहीं किसने गुमराह कर दिया, वो भले आदमी हैं। सॉरी। अखिलेश और मायावती में से आप बेटर किसे मानते हैं? मुझे लगता है कि नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले यूपी वालों को बड़ी सौगात मिली है। और मुझे ये नहीं कहना चाहिए सिर्फ यूपी वालों को, सबको सौगात मिली है, क्योंकि मैं जेवर एयरपोर्ट का जिक्र कर रही हूं। ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट साबित होगा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट साबित होगा। पहले चरण का काम ऑलमोस्ट सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं, उद्घाटन हो चुका है, 3 चरणों का काम बचा है, वो भी आगे पूरा हो जाएगा। लेकिन जब इतनी बड़ी सौगात मिलती है तो उसके पीछे मेहनत होती है, संघर्ष होता है। आज मैं इस पॉडकास्ट में आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराऊंगी जिसको आप सीधा क्रेडिट दे सकते हैं उन किसानों को समझाने में जो अपनी जमीन देने के लिए तैयार हुए, फिर सरकार के बीच में और किसानों के बीच में जिसने पुल बनने का काम किया। मैं जेवर के विधायक का जिक्र कर रही हूं, धीरेन्द्र सिंह का। स्वागत कीजिए। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। सबको दिख रहा है कि जेवर एयरपोर्ट बनके तैयार हो गया है, तो अब उड़ान भरनी शुरू हो जाएगी, उद्घाटन हो गया, सारी चीजें ठीक है, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष था, जो मेहनत आपने की, और अब से नहीं, पता नहीं कब से आप किसानों को समझा रहे थे, तो ये कितना चैलेंजिंग था? मतलब किसानों के पास जाना, चौपाले लगाना, उनको समझाना, उनको ये भरोसा दिलाना कि सरकार आपको सही मुआवजा देगी, फिर वो मुआवजा दिलवाना, गतिरोध नहीं होने दिया, कोई अवरोध नहीं होने दिया आपने। देखिए, इसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा, चूँकि जब आपने पूछा ही है तो मैं इसकी पृष्ठभूमि जरूर बताऊँगा। 2010 और 11 में आपको ले जाना चाहूँगा, जब एक बहुत बड़ा आंदोलन इस जमीन पर हुआ, भट्टा पारसौल, तो वो जेवर विधानसभा में ही आती है। और वो आंदोलन था अपनी उस ज़मीन के लिए जिसे तत्कालीन सरकारों ने किसानों से, मैं तो कहूँगा, छीना। क्योंकि 1894 का ब्रिटानिया हुकूमत का कानून किसान को बहुत सीमित अधिकार देता था और उस वक्त की सरकारों ने, नौकरशाहों ने ज़मीन को माध्यम बनाया किसानों से छीनकर अपने बिल्डर और उद्योगपति मित्रों को बांटने का। तो जब लोगों की समझ में आया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें गोलियां भी चली। उस वक्त हम लोग उस आंदोलन में शामिल थे। किसानों के हक को ऊपर तक पहुंचाने के लिए हमने सन 2013 का नया भूमि अधिग्रहण कानून बनवाने के लिए बहुत संघर्ष किए और वो कानून अस्तित्व में भी आया।
उसके बाद 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। तो विधानमंडल दल की पहली बैठक 18 मार्च को थी 2017 को, और 19 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी। तो 18 मार्च को मेरे द्वारा यह सदन में कहा गया, जब सभी विधायक परिचय दे रहे थे, कि मेरा परिचय जेवर है। वह जेवर जहां विकास रुकसा गया है, जहां बच्चों के लिए रोजगार का कोई साधन नहीं, खेती का रकबा धीरे धीरे परिवार बढ़ने से कम होता जा रहा है, तो वहाँ एक ऐसी योजना जो वर्षों से कयास लगाए जा रहे थे कि जेवर में एयरपोर्ट बनेगा सन 2003 से। और फिर मैंने ये भी बताया मुख्यमंत्री जी को कि देखिए, हमें भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में 10 लाख रोजगारों का सृजन करना है। तो हम 10 लाख रोजगारों का सृजन जेवर के माध्यम से उसके आसपास औद्योगिक विकास कर सकते हैं। उसके बाद जो फाइलें धूल फांक रही थीं और रद्दी की टोकरी में थीं, उनसे धूल हटाई गई। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा, लेकिन उस वक्त उनका एक सवाल था कि यह तो वही क्षेत्र है जहां गोलियां चलती हैं, किसान जमीन कैसे देंगे अपनी। मैंने उनसे कहा, देखिए, मैं किसानों से बात करूंगा, आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाइए। मुख्यमंत्री जी मेरी बात को समझ गए और उन्होंने केंद्र सरकार से जुलाई तक 2017 में ही सिविल एविएशन ने साइट क्लियरेंस जेवर को दे दिया। फिर तो बड़ी तेजी से काम आगे बढ़ा। एक वक्त ऐसा आया 2018 में, हमारा मानसून सत्र चल रहा था लखनऊ में, तो ये खबरें आने लगी कि किसानों ने जमीनों की सहमति देने से इनकार कर दिया। क्योंकि नए भूमि अधिग्रहण कानून में एक प्रक्रिया है, पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। वो नए कानून की एक बहुत अच्छी बात है कि जिन किसानों की हम जमीन विकास के लिए ले रहे हैं, उन पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, उनकी रोजी रोटी कैसे प्रभावित होगी, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक धार्मिक बदलाव क्या होंगे उनकी जिंदगी में। तो उसका आकलन किसी भी जमीन को लेने से पहले नए एक्ट के तहत किया जाता है। उसके बाद फिर जरूरी है 70% कंसेंट। ओके। तो जब वो कंसेंट ली जाने लगी तो किसानों को बहुत सारी भ्रांतियां थी। आप समझ सकती हैं कि किसी को हम हजारों साल जो बसा हुआ हो वहां से विस्थापित करने की बात करें अपने घरों से, और चूंकि मुआवजा भी बहुत कम था, तो बहुत सारी ऐसी बातें थी। किसानों को एक भावनात्मक लगाव था अपने घरों से, अपनी ज़मीनों से, तो उन्होंने सहमति देना बंद कर दिया। सत्र था, मुझे मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और कहा कि देखिए, ये प्रोजेक्ट हमने आगे बढ़ाया है और ये सारी तस्वीर बदल देगा उस क्षेत्र की। तो मुझे सत्र छोड़कर बीच में आना पड़ा। गर्मी का मौसम था, उमस भरी। उस वक्त मेरे जहन में एक बात कौंध रही थी कि मैंने हमेशा संघर्ष किया है किसानों के अधिकारों के लिए, और भट्टा पारसोल के आंदोलन में मैं सक्रिय रहा, किसानों की आवाज़ उठाई। 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून इसलिए बनवाया ताकि मैं किसानों को उनका हक दिलवा सकूं। उस कमेटी में भी हम लोग थे जब कानून बना था 2013 का। हमारे समय समय पर उसमें मशवरे लिए जाते थे किसानों के कि इसमें हम ये रख रहे हैं, क्या और कमी है। खैर, बड़ा द्वंद्व था मेरे दिमाग में। एक तरफ मेरे क्षेत्र का विकास और दूसरी तरफ किसानों के हक। तो उस स्थिति से मैं जूझ रहा था। जब मैं रास्ते में बाई रोड आता हूँ, 5 घंटे में ऐसी ऊहापोह में रहा कि क्या डिसीजन लिया जाए। खैर, मैंने फिर विकास को चुना, क्योंकि मैंने वो मुफलिसी देखी थी अपने इलाके में, जब मेरे नौजवान भाई सुबह 4 बजे उठकर स्टेशन से ट्रेन पकड़ते थे और गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली नौकरी करने जाते थे, और रात की ट्रेन से वो जो 9 बजे चोला स्टेशन पर आती थी और वो 11 बजे तक अपने घर पहुंचते थे। वो भी अगर सकुशल पहुंच जाए तो जेवर वाले इलाके में कितनी लूटपाट थी, हम सब वाकिफ हैं। निश्चित। मैंने वो दौर देखा था कि जहां मेरे यहाँ के बच्चे नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, साधन नहीं है। तो फिर मैंने सोचा मुझे विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है इसका मुझे राजनीतिक नुकसान हो,
लेकिन मुझे लोगों का फ़ायदा ज़्यादा नज़र आया और मैं आगे बढ़ गया। मैंने दूसरे दिन एक माहौल बनाया और मैं गांवों में जाने लगा, लोगों के घर पर, बड़े काश्तकार थे। तो चूंकि मुझे अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का फ़ायदा मिला, मैं जिस घर भी गया उसने मना नहीं किया। तो मुझे उस दिन ये एहसास हुआ कि मैं कहीं उनके साथ धोखा तो नहीं कर रहा। लेकिन फिर यही बात आती थी कि हम जो भी कर रहे हैं वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं, हम प्रदेश के विकास के लिए कर रहे हैं, हम विकसित भारत के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा बलशाली होती चली गई। मैं किसानों को समझाने लगा कि देखिए, आज हमें मुआवजा कम लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में हमारी ज़मीनें सोना उगलने लगेंगी, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलने लगेंगे, हर घर में खुशहाली होगी। धीरे धीरे किसानों की समझ में आया। बहुत संघर्ष भी हुए, अधिकारियों के साथ बदतमीजी भी हुई, लेकिन इन सब के बावजूद भी फिर मैंने सीधा किसानों को ले जाकर, जब मैंने बात कर ली किसानों से, मुख्यमंत्री से मिलवाया। और मुख्यमंत्री ने सारी बातों को देखते हुए 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर का इजाफा किया। मुआवजे में 1800 रुपये था, 2300 रुपये कर दिया। ये मुआवजा उस वक्त और भी बढ़ सकता था, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी जिनकी सोच व्यापारिक है, वो मुख्यमंत्री के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए उन्हें ये ब्रीफ करने लगे कि अगर हमने ज़्यादा मुआवजा बढ़ाया तो प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी नहीं होगी, हम एयरपोर्ट नहीं बना पाएंगे। लेकिन वो तर्क ठीक नहीं था। खैर, किसान सहमत हो गए और मुख्यमंत्री जी के ऊपर उनका यकीन था, उनका विधायक स्थानीय है, मुख्यमंत्री। तो किसानों ने सहमति देना आरंभ कर दिया और पहले फेज का रास्ता क्लियर हुआ। पहले फेज के बाद में आपने देखा होगा कि 2021 में देश के प्रधानमंत्री आए और उन्होंने आधारशिला इसकी रखी और एक पैसेज मिला एयरपोर्ट को बनने के लिए। उसके बाद में सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेज आए। सेकंड फेज में भी मैंने सीधा किसानों को मिलवाया। मैंने किसानों से कहा, देखिए, आप मुझे बुराई देंगे कि हमारा मुआवजा नहीं बढ़ा और ये कहेंगे कि आप ही के कहने से हमने ज़मीनें सहमति के लिए दी। तो मैंने कहा, मैं इसमें अब चक्कर में पड़ना नहीं चाहूँगा और आप खुद ही तय कीजिए कि आपको मुआवजा कितना चाहिए और आप अपना संघर्ष कीजिए। बोले, हमने विधायक तो आपको चुना है। खैर, उनका दबाव देखते हुए मैं दोबारा मुख्यमंत्री जी के दरवाजे ले गया और वहाँ जो हमने तर्क प्रस्तुत किए नए भूमि अधिग्रहण कानून के, वर्तमान बाजार मूल्य के, किसानों की उन समस्याओं के कि किस तरीके से पशुपालकों का जीवन यापन प्रभावित होगा, किस तरीके से जो अपने गांवों में शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं या छोटे छोटे दुकानदार हैं, लोहार, बढ़ई, दर्जी, वो लोग कैसे विस्थापित होंगे, इनके विस्थापन की व्यवस्था हो जाए। आज बाजार मूल्य इतना बढ़ चुका है। तो मुख्यमंत्री जी की सहृदयता ही कहूँगा मैं कि उन्होंने 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर सेकंड फेज के लिए बढ़ाया। उसके बाद थर्ड फेज में भी यही स्थिति आई। थर्ड और फोर्थ फेज में उस वक्त अच्छे तर्क हम लोगों ने रखे, चूँकि ज़मीनों के मूल्य भी बहुत बढ़ चुके थे एनसीआर में। तो 1200 रुपये प्रति वर्ग मीटर का मुआवजा वृद्धि हुई। मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास के लिए किसानों से सीधा संपर्क किया हो या इतनी बड़ी मुआवजा वृद्धि हुई हो। जहां एक वक्त 2011 में हमारा रेट 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर था, आज हम मुख्यमंत्री से संवाद कर उसे 4300 रुपये प्रति वर्ग मीटर ले गए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी हमसे काफ़ी पहले बस गया था, उसका मुआवजा भी 4100, लेकिन जेवर का 4300 हो गया। और आज देखिए कि प्रधानमंत्री ने 28 मार्च को इसका लोकार्पण किया। वो 18 मार्च भी मुझे याद है 2017 की, और 28 मार्च भी मेरी ज़िंदगी का वो दिन था जिस दिन मेरा वो सपना पूरा हुआ जब मैं बचपन में देखता था इसी मिट्टी में मैं पला बड़ा जेवर की, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरा क्षेत्र कब दुनिया में जाना जाएगा। तो ये सपना एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताया कैसे साकार हुआ। इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे उन किसान भाइयों का है जिन्होंने प्रदेश के विकास के लिए
और दूसरा सबसे बड़ा योगदान प्रदेश के मुख्यमंत्री का है, जिनकी कर्मठता और जिनकी सोच, जिसमें इस प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली का भाव है, उसकी वजह से आज दुनिया का एक बेहतरीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हमारे इस क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के उन असंख्य नौजवानों के लिए माध्यम बनने जा रहा है, उनकी खुशहाली का, उनके रोजगार का। नहीं, आपका तो इतिहास रहा है। आपने 2010-11 का जिक्र किया, उस वक्त आंदोलन करना पड़ा, वो सबको पता है। वो आप कैसे राहुल गांधी को पीछे बैठाकर वो बाइक पे वो सब जिक्र करते हैं। इस बार वाला जो आपने किसानों से बात की या मुख्यमंत्री और किसानों के बीच में जो आप एक पुल का काम करते हुए नजर आए, इस बार बवाल नहीं हुआ। तो उस बवाल से लेकर इस मध्यस्थता जो आपने बड़े आराम से कराई है, उसमें आपने अपने अंदर कितना बदलाव पाया? क्योंकि मैं आपको नेता बाद में कहूंगी, किसान पहले समझती हूँ उस हिसाब से। देखिए, मैं हूं भी किसान ही, बड़ा किसान हूं। मुझे परिवार से विरासत में काफ़ी ज़मीन मिली है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं आज भी प्राधिकरण से उस ज़मीन का केस लड़ रहा हूं। मैंने अभी ज़मीन नहीं दी है। अच्छा। और चूंकि मेरी ज़मीन एयरपोर्ट में तो 2-3 बीघा आई थी, वो मैंने एयरपोर्ट के नाते दे दी, लेकिन बाकी ज़मीन इसलिए नहीं दी चूंकि तत्कालीन सरकारों ने वो छीनी थी और बहुत कम मुआवजे में छीनी थी और बिल्डरों के लिए छीनी थी। राष्ट्र का विकास हो, प्रदेश की कोई ऐसी योजना हो जिससे जन कल्याण होता हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जो मंशा पुरानी सरकारों की थी, उस पर मुझे आपत्ति थी, इसलिए मैं आज भी उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। तो दूसरा, आपने मुझसे पूछा कि कैसे एक विश्वास किसानों में कायम हुआ किसान होने के बावजूद भी। देखिए, 2010-11 का जो संघर्ष था, उसमें हमने देखा कि तत्कालीन सरकार ने जब संघर्ष हो गया, गोलीबारी हो गई, तो वहाँ बहुत बुरे हालात हो गए और किसानों को घरों में घुस के पीटा जाने लगा पुलिस द्वारा। बहन बेटियों के साथ भी बदतमीजियाँ हुई। उस वक्त मैं वहाँ राहुल गांधी को लाया। तो इसलिए मेरा मकसद था कि ये जो किसान हैं, इन पे अत्याचार ना हो। एक बड़े नेता के आने के बाद वो अत्याचार रुका, पुलिस बैकफुट पर आई, सरकार बैकफुट पर आई और पूरी दुनिया ने देखा मीडिया के माध्यम से कि वास्तव में किसानों पर अत्याचार हो रहा है। यही मेरा मकसद था। अदालतों में भी देखा, जो अदालतें फाइलें फेंक देती थी किसानों की, उन्होंने स्टे देना शुरू कर दिया, किसानों के पक्ष में निर्णय लेना शुरू कर दिया। तो ये उस आंदोलन की बात थी। अब विषय आता है मेरे विधायक बनने के बाद, कैसे किसानों को समझाया गया। तो मैंने पहले आपसे कहा कि एक पारिवारिक विरासत और संस्कार मुझे मिले। किसानों का मेरे प्रति बहुत यकीन था। उनका मानना था कि ये हमें धोखा नहीं देगा और मैंने हर एक प्रयास किया कि कहीं किसी को धोखे में ना रखा जाए। बहुत सारी मांगें हम अपने किसानों की अभी भी पूरी नहीं करा पाए, जैसे जो हमने वायदे किए थे। हमारा कहना ये था कि किसान को समतुल्य भूमि मिलनी चाहिए। समतुल्य का मतलब है, कुछ किसान गांव में 2-2 बीघे के आहते में रहते हैं, उनके जानवर बंधे हुए हैं, उनका चारा काटने की मशीन है, उनका भूसा रखने का कोठा है। तो ये गांव का रहने का तरीका है। तो चूंकि एक्ट में 50 मीटर का प्रावधान था मिनिमम, हमने संघर्ष कर उसे अप टू 500 मीटर कराया अगर कोई बड़ा किसान है। लेकिन हम अब भी सरकार से कह रहे हैं कि देखिए, अगर हम किसी किसान की 2000 मीटर ज़मीन ले रहे हैं तो उसके जीवन यापन पे प्रभाव ना पड़े, वो पशु भी पाल सके, तो उसे 2000 मीटर मिलनी चाहिए। उसके लिए मुख्यमंत्री भी सहमत हैं। देखिए आगे क्या डिसीजन होता है। और बहुत सी ऐसी बातें थी विस्थापन में, चूँकि ये सबसे बड़ा अधिग्रहण हुआ था 2013 के कानून के बाद, तो बहुत सारी चीज़ें जो सामने आई हमारे, वो चीज़ें ऐसी आई कि जैसे दुकानें होती हैं, दर्जी की है, कुछ महिलाएं इंस्टीट्यूट चला रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को एजुकेट कर रही हैं, छोटे छोटे विद्यालय चल रहे थे। तो पहले फेस में हम उनकी व्यवस्था नहीं कर पाए, वो चूक हो गई। अब जब हमने सेकंड फेज के लिए मुख्यमंत्री से बात की तो उन सारी कमियों को हमने दूर कर दिया। ठीक है। अब जो भी विस्थापन होगा और जो भी प्रभावित है उसका, उन सभी को, मान लो दर्जी है, उसे हम दुकान दें या उसके इक्विवेलेंट कोई व्यापार दें,
पशुपालक हैं उनके लिए हम व्यवस्था करें पशुपालन की जगह की। मंदिर हम पूरे नहीं दे पाए थे पहले फेस में, अब हमारा प्रयास है, मान लो गांव में 4 मोहल्ले हैं तो चारों की अलग अलग कुल देवियाँ होती हैं, मंदिर होते हैं। मुस्लिम विलेज हैं, उनकी ईदगाह मस्जिद होती हैं। तो उसी अनुपात में हम उन्हें ज़्यादा सुविधा दे पाएँ, ये अब हमारा अगले फेस में प्रयास है। पहले भी कोई बुरी मंशा नहीं थी, लेकिन चूंकि बड़ा अधिग्रहण था, कुछ चीज़ें छूट गई उसमें, जिन्हें हम धीरे धीरे दुरुस्त करा रहे हैं। लेकिन दूसरा विषय आता है कि किसानों ने माना कैसे। कोई भाई 100 रुपये की नहीं मानता अपने भाई की, और यहाँ तो उनकी ज़मीनें जा रही थी जो हमारे जीवन यापन का जरिया होती है। उनके पुश्तैनी घर जा रहे थे, उनके पुश्तैनी घर जा रहे थे, और ज़मीन ही तो हमारी हैसियत है। बिल्कुल। हमने अपने बच्चे इसी से पढ़ाए, हमने अपनी बहन बेटियों की शादी इसी से करी। तो जब सब कुछ हमारा जा रहा हो पैसों के लिए, तो बहुत सोचना पड़ता है, बड़ा जोर पड़ता है लोगों पे। वो मैंने महसूस किया किस तरीके से बुजुर्ग कह रहे थे कि 2017 के बाद एक जयबीर सिंह थे, उन्होंने मुझसे कहा भैया सल्फास खा के मर जाऊंगा पर मेरा घर मत लेना, लेकिन अब तू आ गया तो अब तो मुझे सोचना पड़ेगा, लाओ कागज लाओ दस्तखत करूं। तो ऐसा यकीन बुजुर्ग लोगों का था कि हमारा विधायक आया है तो संभवतः वो हमें धोखे में नहीं रखेगा। ये द्वंद्व मेरे दिमाग में, मैं आपको बता चुका हूं, बहुत दिन से था। बिल्कुल। कि कहीं मैं अपने किसानों को गलत रास्ते पे तो नहीं डाल रहा। क्योंकि थोड़ी सी भी चूक हुई तो आपके ऊपर सवाल उठते हैं। सवाल कुछ लोग उठाते भी हैं, लेकिन मैं फिर ये सोचता हूं कि देखिए आज मेरा जेवर, वह जेवर जो कभी अंधकार में विलीन था, आज पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। आने वाले 5 साल में मेरे किसी घर में कोई बेरोजगार नहीं होगा। मेरे यहाँ टेक्सटाइल उद्योग, अपैरल पार्क आ रहे हैं, जिससे मैं अपने क्षेत्र की 70% महिलाओं को रोजगार दे पाऊंगा। मेरे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के काम बढ़ेंगे। अनस्किल्ड लोग जो कुछ नहीं कर पाते, वो बहुत सारे टैक्सी, गाड़ी, टूरिज्म से संबंधित काम कर सकते हैं। मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई जब फैक्ट्रियाँ आ रही हैं। तो एक गांव है मेरा खेड़ा तिरथली, वहाँ की अधिकांश महिलाएं घर में खाना बनाती हैं, पैक करती हैं और वो फैक्ट्रियों को जाता है। तो ऐसे व्यापार डेवलप हो रहे हैं। और एक दिन मैं DLF मॉल देखने गया था, पहली बार मुझे कुछ खरीदना था, ठंड की जैकेट। तो मैंने एक गांव की वहाँ बच्चियों को देखा, वो लड़कियां मेरे पास आईं और उसमें एक उनकी मदर थी, उसने मेरे पैर छुए जैसे गाँवों का रिवाज होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे गांव की बच्चियां, बच्चे अब DLF मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं। उनके रहने का तरीका, उनके एजुकेशन का तरीका, उनके रहन सहन, सब कुछ बदलाव की तरफ है। तो इस बात की मुझे खुशी होती है कि मेरा क्षेत्र आज दुनिया की नज़र में है, और मैंने जो किया वो किया सिर्फ उस मिट्टी का कर्ज अदा करने के लिए जहां मैंने जन्म लिया था। देखिए विधायक तो 403 बनते हैं, मेरे जेवर को ही क्यों जेवर एयरपोर्ट मिला, तो ये मेरा सौभाग्य है। आपने तो इतिहास में लिख दिया है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है ये। मेरे किसानों ने मेरी बात को माना, तो ये तो मेरे लिए गर्व का विषय है, और मैं तो उनका कर्ज कभी उतार भी नहीं पाऊंगा। आज मुख्यमंत्री का विजन साकार हुआ है, प्रधानमंत्री के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आने वाले समय में जेवर को गेटवे ऑफ इंडिया बनाने जा रहे हैं डेवलपमेंट का, और जेवर का नाम तो खुद ही गहना होता है, तो सही मायने में वो ऑर्नामेंट बन गया अब जेवर। नहीं, लेकिन अच्छा, जैसे जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और फिर हमारी टीम भी वहां पर गई हुई थी, आपके गांव में जा जाकर हमने लोगों से पूछा, वो उस पर मैं बाद में आऊंगी। उसके कुछ घंटों बाद ही, 1-2 दिन बाद ही, अखिलेश यादव की दादरी में रैली हुई। भीड़ वहां पर भी बहुत जबरदस्त थी। अब वो कहते हैं कि इधर भीड़ जो थी वो पैसे देके बुलाई जाती है। हमने अखिलेश यादव की रैली में भी, और जो मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा आने से बचते थे, वो भी आने लग रहे हैं अब। इस बदलाव को कैसे देखते हैं आप? 27 का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसमें जेवर एयरपोर्ट की भी चर्चा होगी, तो अखिलेश की इस रैली की भी चर्चा होगी, जो बयानबाजी हो रही है उसकी भी चर्चा होगी, इसलिए मैं समझना चाह रही हूँ। देखिए वो अखिलेश की रैली और इस रैली का तो कोई कंपैरिजन है नहीं। ये एक विकास का इतना बड़ा मुद्दा था जो सपना सिर्फ 4 साल में साकार हुआ।
नवंबर 21 को इसका शिलान्यास हुआ और 4 साल में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का बन जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी इतिहास में लिखे जाने वाली घटना है, जिसमें योगी जी का विशेष रोल है। अखिलेश जी से हम इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते, इसमें लाखों की तादाद में लोग थे, उनकी रैली में कुछ हजार लोग थे। अब वो भीड़ का मैनेजमेंट और उसकी तस्वीरें किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ उनमें काबिलियत है अखिलेश जी में। तो वो आज भारतीय जनता पार्टी से अपना कंपैरिजन कर तो रहे हैं, लेकिन मैंने उनके समय का दौर भी देखा है। उन्होंने किसानों को धोखे में रखा। उनका एक बयान था कि शहरी क्षेत्र घोषित कर दिया गया रैली में, जिससे किसानों को कम मुआवजा मिले। उन्हीं के समय में सन 2016 में हमारे जेवर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एक्ट की धारा 12A इम्पोज की गई थी। उसका मतलब होता है कि ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित किया जाता है। अच्छा। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि नए एक्ट में 4 गुना मुआवजा ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित है और शहरी क्षेत्र के लिए 2 गुना। तो ये धोखा जो दिया गया था वो उन्हीं के समय में दिया गया था। अखिलेश जी की जो रैली थी उसमें तकरीबन 150 विधानसभाओं को शामिल किया गया था और इस रैली में 80% जेवर के लोग थे। लोगों ने आरोप लगाए कि किराए की भीड़ आई, ये आई, लेकिन हर आदमी में उत्साह था क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट था। स्कूल के बच्चे भी अगर आए तो वो उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते थे। तो मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के जो आरोप हैं वो निराधार हैं और जैसी रैली अखिलेश जी की हुई है वो मैं 2 दिन के समय में उससे दुगनी बड़ी रैली सिंगल अपनी कैपेसिटी में कर सकता हूँ। वाह। अच्छा, किसानों, मेरा मुख्य फोकस किसानों पे इसलिए क्योंकि आप भी किसान ही हैं प्लस नेता हैं। किसान कितने खुश हैं योगी सरकार में, ये सवाल मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ। मोदी सरकार ले लीजिए, योगी सरकार, मैं यूपी या ओवरऑल बोलूं, क्योंकि अगर किसान खुश है, अगर आप कहेंगे कि बहुत खुश हैं, तो फिर आंदोलन क्यों हुआ था? कैसे राकेश टिकैत जैसे नेता उभर जाते हैं, कहते हैं हम बड़े किसान नेता हैं, उनके कहने पर इतने किसान दिल्ली पहुंच जाते हैं? अगर किसान खुश हैं तो देखिए, ये लोकतंत्र की खूबी है, पक्ष और विपक्ष। ठीक है। अब मैं अपने ऊपर उदाहरण दूंगा। मुझे मेरी विधानसभा का 51% वोट मिला तो 49% लोग तो मुझसे नाराज हैं। विचारधाराओं के मतभेद होते हैं, लेकिन अगर तीनों कृषि कानून लागू हो जाते तो आज किसान बहुत उन्नत हो गया होता। लोगों को गुमराह किया गया और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे स्वीकार करते हैं कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। नए भूमि अधिग्रहण कानून डिजिटल इंडिया की तरफ किसान को ले जाते थे। आज किसी भी देश में जितनी भी खेती की परंपराएं हैं वो समझौता बेसिस पर होती हैं, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ता है, लागत कम आती है, अच्छी फसल होती है, वो बाज़ार में अच्छी बिकती है। हमारे किसान अभी उस प्रगति में अपने आप को शामिल नहीं कर पाए कि उन्नत तकनीक क्या होती है। तो सरकार का मकसद ही ये था कि हम खेती में भी ऐसी क्रांति लाएं जिससे किसान को वाजिब मूल्य फसल का मिल सके। जो बिचौलिए होते हैं मंडियों में, उससे किसान को छुटकारा मिल सके। आज जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है और हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हमारे एनसीआर के जो भी सब्जी और फल उगाने वाले किसान हैं वो सीधा भेजें अपने प्रदेश में। अगर इसमें बीच में बिचौलिया आएगा तो वो तो प्रॉफिट किसान का ही मारा जा रहा है ना। सही बात। तो ये गुमराह किया गया उस वक्त, हम समझा नहीं पाए। ओके। तो इसका जवाब सिर्फ ये है कि 49% लोगों ने तो मेरे खिलाफ वोट दिया, लेकिन अब मैं उनका भी विधायक हूं। मैं योजना बनाऊंगा, मेरी सरकार योजना बनाएगी तो वो 100% लोगों की बनाएगी। किसान आंदोलन करते हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबी है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो वो किसी ना किसी माध्यम से हमारे संज्ञान में आ जाती है और सरकारें उस चीज को बखूबी दुरुस्त करने का प्रयास करती हैं। बिल्कुल। मैंने सुना है कि जेवर के आसपास का जो इलाका है, वो जो भूमि है वो बड़ी उपजाऊ है। तो ऐसे में जो विरोध करने वाले हैं, देखिए कोई भी अच्छी चीज होती है तो उसका विरोध भी करने वाले आए जाते हैं, और फिर आप तो राजनेता हैं तो फिर आपका विरोध भी होता ही है। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई जेवर एयरपोर्ट तो बना दिया, लेकिन जो उपजाऊ जमीन थी,
वो किसानों से छीन ली गई और भविष्य में पूरी तरीके से उसको बंजर बना देंगे, या फिर जो भूजल स्तर है वो कम हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं पेड़ काट दिए गए जी, पर्यावरण को नुकसान होगा। तो ये जो लॉजिक आ रहे हैं, इनको कैसे जवाब देंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत फर्टाइल लैंड है वो, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति की वजह से वहाँ ये डेवलपमेंट हुआ। एक तो दिल्ली से नज़दीकी, बिल्कुल। आने वाले समय में जो हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट है वो ओवरवर्डेड हो जाता है। आज भी हम अगर यहाँ से नोएडा से जाएं तो हमें 1.5 घंटा एयरपोर्ट पहुँचने में लग जाता है, और मैं जेवर से जाऊँ तो 2.5 घंटे स्पेयर लेकर चलता हूँ। आपने देखा होगा विदेशों में जो भी बड़े बड़े शहर हैं 2-3 एयरपोर्ट का विकल्प होता है। मान लो कोई आपदा आ जाए दिल्ली एयरपोर्ट पे तो यात्राएं तो रुकेंगी नहीं, विदेश तो जाना है आदमी के, समय फिक्स हैं, तो ये एयरपोर्ट उसके काम आएगा। मैं भी इसके खिलाफ हूं कि उपजाऊ जमीन पर औद्योगिक विकास किया जाए, लेकिन आज उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दूसरा गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी का वहाँ भविष्य में होना, ईस्टर्न पेरिफेरियल का होना, यमुना एक्सप्रेसवे का होना, रैपिड रेल जो बनारस जाएगी वो जेवर होकर जाएगी, 2.5-3 घंटे में बनारस पहुंचा देगी। कुल मिलाकर आज हम दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से भी एयरपोर्ट को जोड़ चुके हैं NHAI के माध्यम से। पहले हमारे पास समुद्र मार्ग नहीं था, हम कहते थे कि हमारा जेवर आने वाले समय में दुनिया का बेहतरीन आवागमन के साधनों से युक्त एयरपोर्ट होगा, लेकिन अब हम सीधे मुंबई पोर्ट से भी जुड़ गए हैं। जो कनेक्टिविटी दिल्ली से मुंबई वाली है वो हमें मुंबई पोर्ट से जोड़ रही है। यानी हम हवाई जहाज के माध्यम से कार्गो भी हमारा शुरू होने जा रहा है। अब यहाँ मान लो सैमसंग की इकाई है नोएडा में, उसे कोई पुर्जा आयात करना हो तो वो दिल्ली मंगाता है हवाई जहाज से। दिल्ली में दिन में नो एंट्री है तो उसका प्रोडक्शन रुक गया ना। हम जेवर एयरपोर्ट को सीधी कनेक्टिविटी कार्गो की यात्री टर्मिनल से अलग दे रहे हैं। आपने ऑर्डर किया, हवाई जहाज में आपका सामान आया, मान लो एक पैकेट में ही आना है, और आप सीधे उसे मंगवा लीजिए, या कंटेनर भी आना है तो आप उसे मंगवा लीजिए। तो उससे प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा देश का। और ये एयरपोर्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, और ये यहाँ का तो सबसे बड़ा है ही हिंदुस्तान का। इसमें जो सुविधाएं होंगी वो अति आधुनिक हैं। आप किसी दिन विजिट करेंगी मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा कि जो सिक्योरिटीज़ में बहुत समय लगता था, अब आपके फेस रिकग्निशन से सारे काम होंगे। आपको जो बैगेज इन वगैरह में दिक्कत होती थी वो सारी दूर होंगी। कुल मिलाकर ये वेल इक्विप्ड दुनिया का बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाला एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और फिर ये तो अभी एक टर्मिनल बना है, और हम एक टर्मिनल में ही कोशिश कर रहे हैं मेंटेनेंस रिपेयर हब की भी। यानी हमारे हवाई जहाज दुनिया में सिंगापुर या अन्य देशों में रिपेयर होने जाते हैं। अब हम विदेशी मुद्रा लाने का भी साधन बन गए इसके माध्यम से। दुनिया के हवाई जहाज हमारे जेवर में रिपेयर होंगे, कितना हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा। तो इसके पीछे वो विज़न है मुख्यमंत्री जी का, और प्रदेश को आगे ले जाने का, और देश के प्रधानमंत्री का विज़न है विकसित भारत का। तो ये एयरपोर्ट उन सभी सपनों को साकार करने की दिशा का एक माध्यम है। बिल्कुल, चुनौतियों के साथ विकास भी हो रहा है। तो क्या मैं ये समझूं कि 2027 से पहले आपने तो जीत पक्की कर ली, फिर 17 जीत लिया, 22 जीत लिया, अब 27 में जीत की तैयारी? देखिए, हार जीत कोई मायने नहीं रखती, हमें मौका मिलता है एक प्लेटफॉर्म पाने का। हम कांग्रेस में भी रहे, संघर्ष हमने किया बहुत, उस संघर्ष से हमें भूमि अधिग्रहण कानून मिला। आज हम सरकार में हमने आवाज़ें उठाई, लोगों की आवाज़ें पहुंचाई सरकार तक, तो एयरपोर्ट आपके सामने है। एक्सटेंशन के लोगों ने हमसे कहा लिफ्ट में बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि हमें लोगों ने ये ताकत दी है कि हम विधानसभा में सही बात है कानून बनवाने में मदद कर सकें, लोगों की आवाज़ रख सकें, तो लिफ्ट एक्ट पास कराया। तो ये जो एक हमें माध्यम मिला है, वो माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम कम समय के बावजूद भी अपने क्षेत्र की उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं जो पहले नहीं हो पा रही थी। मैं अगर ग्रामीण विकास की बात करूं
तो मेरा दावा है कि जेवर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में भी इतना विकास हुआ है जितना सन 1947 जब देश आज़ाद हुआ था, जब से लेकर और 2017 तक नहीं हुआ। अच्छा जी। हमने एक एक गांव में 10-10 से 20-20 करोड़ रुपए की धनराशि से काम कराए और हम हर वो प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में कोई सोचता नहीं था स्टेडियम बनेंगे, मैं कई स्टेडियम ग्रामीण क्षेत्र में बनवा रहा हूँ। अब वो मैं तरकीब से पैसा लाता हूँ। एजुकेशन मेरे यहाँ लड़कियाँ नहीं पढ़ पाती थी इंटर के बाद, मैंने 3 डिग्री कॉलेज मंजूर कराए हैं, जिसमें से एक शुरू हो गया और 2 अभी जल्दी हो जाएंगे। वो दोनों महिला डिग्री कॉलेज है। और आप सुनिए, जो डिग्री कॉलेज शुरू हुआ है उसमें हम कैसे फोर्सेस लाएं। हम उसमें फिल्म मेकिंग का कोर्स लाएं, हम उसमें फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स लाएं, हम उसमें सिविल एविएशन का कोर्स लाएं। यानी जो इंडस्ट्री हमारी लगने जा रही है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्किल पहले से हो उसके गए। लिए बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके की सोच के साथ जब काम होता हो तो मुझे नहीं लगता कि हार जीत की किसी को चिंता होनी चाहिए। अब तो सुनने में आ रहा है फिल्म सिटी भी बनकर तैयार हो जाएगी, तो यहाँ पे आप स्किल्ड भी कर रहे हैं और जो यहाँ के कलाकार हैं उनको भी आगे नहीं जाना पड़ेगा मुंबई। देखिए, कितनी बड़ी हम लोगों के लिए सौगात है। उत्तर भारत के लोगों के साथ मुंबई में जो बर्ताव होता था वो किसी से छिपा नहीं है। मेरी अनेक ऐसी प्रतिमाएं, वो पंजाब की हों, दिल्ली की हों, हरियाणा की हों, वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाती थी, जो कि मुंबई जाने से बहुत से लोग कतराते थे। आज हमारे उत्तर भारत में हमारे योगी जी एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं जहां हम अति आधुनिक तकनीक से घुसेंगे उसमें और फिल्म का प्रिंट लेके बाहर निकलेंगे, ऑनलाइन करेंगे उसे। हमारे जो कलाकार हैं उन्हें एक मंच मिलेगा एनसीआर में। बहुत से आपने देखा होगा जो स्थानीय कलाकार हैं, वो हरियाणा के हों, दिल्ली के हों, वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मशहूर, वहीं अपना टैलेंट दिखाते हैं, वहीं टैलेंट वो दिखाते हैं अपना। तो अब तो उनके पास माध्यम हो जाएगा ना। हम क्या थे, हिंदुस्तान क्या था, इसकी संस्कृति क्या थी, हमारे यहाँ नैतिकता क्यों हमारे आचरण का विषय है, हम अपनी फिल्म सिटी के माध्यम से अपने आने वाली जनरेशन को बताएंगे ना। सही बात। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, ये हमें किस तरफ ले जा रही हैं। ये पूरा सर्किट महाभारत कालीन सर्किट है। मथुरा राजधानी हो गई, कंस की राजधानी थी उस वक्त, कृष्ण जी ने वहाँ जन्म लिया। हस्तिनापुर आपके नज़दीक है, और दूसरा जो इंद्रप्रस्थ है उसका नाम दिल्ली हो गया। तो ये जो पूरा त्रिकोण है, ये पर्यटन के रूप में भी डेवलप होगा आने वाले समय में। क्यों आदमी दिल्ली की भीड़ भाड़ में रुकेगा? क्यों कोई लोधी गार्डन देखने जाएगा? फिर क्यों आएंगे जाएगा? हस्तिनापुर देखने आएंगे। तो वहीं आदमी रुकेगा जेवर एयरपोर्ट के पास, वहाँ होटल चैन बनेगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे। आगरा किसी को ताजमहल देखने जाना तो दिल्ली की भीड़ में क्यों जाएगा? वो तो वहीं रुकेगा और वहाँ से जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के पास जो अपार संभावनाएं थीं, आज उनका सदुपयोग हो रहा है ना। वो पहले उन्हें लूटा जाता था। तो इतना सा ही फर्क है बस। ये बहुत फर्क है, लेकिन ये अगर कोई समझे। बल्कि मैं तो एक चीज देख रही थी कि जैसे रेट बढ़ गए हैं, जमीन के आसमान छू रहे हैं, तो वहां के लोग तो बड़े खुश हैं। धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। इनफैक्ट जो आने वाली पीढ़ी है उसको समझ में आएगा कि हमारे पिता ने, हमारे दादाजी ने कितना अच्छा फैसला लिया उस वक्त। आपकी सुन ली, आने वाली पीढ़ियां ये बात समझेंगी। मिडिल क्लास आदमी क्या करे? मुझे लेना है प्लॉट, मैं तो नहीं ले पाऊंगी, इतने आसमान छू रहे हैं रेट। तो अगर कोई उस एरिया के आसपास बसना चाहता हो तो वो तो नहीं बस पाएगा। उसके लिए थोड़ा सा एक क्रिटिकल सिचुएशन हो गई। नहीं, आपकी बात में सत्यता है, लेकिन मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे फादर बड़े किसान थे। मैं आगरा में पढ़ता था सेंट जॉन्स कॉलेज में। और आप मेरठ से भी पढ़े हैं ना, सीसीएस से? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया है मेरठ यूनिवर्सिटी से। तो एक बार फसल हमारी बर्बाद हो गई थी ओलावृष्टि से, जैसे अब बारिश हो रही है ना। तो मुझे 250 रुपया मिलता था, हॉस्टल का भी, फीस का भी और सारा खाने का खर्चा, 250 रुपया महीना। तो मैंने वो दौर देखा है किसान का कि उस वक्त 250 रुपये मैसर भी बड़े किसान के पास नहीं होते थे। अगर लड़की की शादी आ गई तो ज़मीन बेचनी ही पड़ेगी। हम अपने बच्चों को बाहर इसलिए नहीं पढ़ा सकते थे कि खेती से हम पूरा फीस का खर्चा उनके रहने का नहीं दे सकते थे। लेकिन आज बदलाव है, आज लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आई है, पैसा आया है।
जितनी ज़मीन लोगों की गई है उससे 3 गुनी ज़मीन उन्होंने खरीद ली, घर बना लिया, बच्चों की एजुकेशन अच्छी कर रहे हैं, लड़कियों की बढ़िया शादियां कर सकते हैं, अच्छी एजुकेशन उन्हें दे सकते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग के लिए जहाँ तक बात है तो अभी यमुना प्राधिकरण के जो आवासीय रेट हैं वो शायद अब 36,000 हो गए हैं, जो 14,000 थे। अरे वाह। क्योंकि मुआवजा भी बढ़ा है, आपकी बात सत्य है। लेकिन हम जो है कम आय वर्ग वालों के लिए भी यमुना प्राधिकरण में स्कीम है, जिन फ्लैट्स की कीमत ज़्यादा नहीं है, भी 8-10 लाख रुपया होगी या 12 लाख, तो उसके लिए भी ऐसा नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री बहुत चिंतित रहते हैं कि सभी को समान रूप से मौका मिलना चाहिए और समाज का हर वर्ग अपने आप को इस विकास में भागीदार समझे, तभी हम विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी इस भावना के साथ काम कर रहे हैं और मध्यम वर्ग को कोई परेशानी होगी नहीं। ये सवाल आपने किया है तो अब ये विषय हो गया मेरा और आगे के लिए कि मैं इसे कैसे अमली जामा पहनाऊं और मध्यम वर्ग को कैसे वहां सुविधाएं दिलवा पाऊं। अच्छा, हम आपके क्षेत्र में गए थे जब ये उद्घाटन हुआ था। आपको पता है आपके क्षेत्र के लोग आपको क्या कहते हैं? नहीं, मुझे नहीं है जानकारी। धुरंधर कह रहे थे, नाम से कनेक्ट कर रहे थे, धुरंधर, धीरेन्द्र। अच्छा। तो ये तो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको पता होना चाहिए। आपने कहा ना 49% लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया तो वो मेरे विरोधी होंगे। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है समीकरण बदलेगा। खैर, वो भविष्य के गर्भ में है। पिक्चर आई एक धुरंधर, देखी आपने? हाँ, पहला पार्ट देखा। दूसरा और भी बवाल है। तो उसमें अतीक अहमद वाला पूरा सीन लिया गया है, दिखाया गया है कि कैसे उसके आईएसआई से संबंध है। तो कुछ लोगों को मिर्ची लग गई, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के नेताओं तक ने बयान देने शुरू कर दिए। पुराने बयान वायरल हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्यों एक तरफ बीजेपी बात कर रही है चुनाव से पहले डेवलपमेंट की? अब ये आप एयरपोर्ट देख लीजिए, रैपिड देख लीजिए, गंगा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, इस तरफ डेवलपमेंट की बात हो रही है, उधर अभी भी वो अतीक में ही फंसे हुए हैं। हमारे अतीक को कोई कुछ ना कह दे तो मुसलमान वोट बैंक, तो पीडीए, और मैं पीडीए पर भी आऊंगी अभी। तो क्या लग रहा है आपको, ये लोग इसी में क्यों फंसे हुए हैं? देखिए, जिस तरीके से विकास हुआ योगी जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकसित हुआ, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा अतीक के अलावा। इन लोगों ने जो राग अलापना शुरू करा है जातियों का, वो इसलिए किया है क्योंकि इनके समय में मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए कि सीएजी ऑडिट सभी प्राधिकरणों के होंगे, पहले नहीं होते थे। तो जब सीएजी ऑडिट हुआ तो हमने सिर्फ 10 साल का किया, उसमें 50,000 करोड़ का घोटाला तो नोएडा प्राधिकरण में निकला जो इनकी सरकारों के समय में हुआ था। 30,000 करोड़ का ग्रेटर नोएडा में, सिर्फ 10 साल का बता रहा हूँ मैं। अगर हम और पीछे चले जाएं तो अकूत संपत्तियां इन्होंने अर्जित की किसानों के नाम पर, अकूत संपत्तियां इन्होंने अर्जित की प्रदेश के संसाधनों को लूटकर। इनके जो खनन मंत्री थे उनकी तो किसी से छिपी हुई नहीं है। इनके समय में जो गुंडागर्दी सड़कों पर होती थी, जमीनों पर कब्जे होते थे, वो भी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो विषय ये नहीं है, विषय ये है इनकी चिंता का कि विकास क्यों हो रहा है, सब काम क्यों सुचारू चल रहा है, गुंडागर्दी क्यों नहीं हो रही, हमारे लोगों को फायदा क्यों नहीं मिल रहा। तो ये स्वाभाविक बात है, ये तो मानव स्वभाव है। तो इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत इस बात से हो रही पर है। ये लोग तो कहते हैं कि हम पीडीए के लोगों को लेके आगे साथ में चलेंगे, पीडीए फॉर्मूला अपना बता रहे हैं। लगता है आपको इफेक्टिव होगा, इस बार चलेगा? इन्होंने क्या फायदा तो मुसलमानों को दिया अपने रहते हुए, सिर्फ उन्हें जहालत में डाला, सारे पद अपने पास रखे, उनका उपयोग वोट के लिए किया। अब ये दलितों की बात कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसमें बहन जी को मार देते। दूसरा, जो बहन जी ने नाम रखे थे जिलों के, वो महामाया नगर हो, ज्योतिबा फूले हो या भीम नगर हो, वो दलित महापुरुषों के ऊपर सारे नाम थे, वो इन्होंने बदल दिए। पर ये तो कह रहे हैं कि योगी जी नाम बदल रहे हैं। नहीं, योगी जी ने तो 1-2 ही बदले होंगे, वो भी अपनी पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए। लेकिन इन्होंने तो जातिगत भावना से बदले ना। तो इनके समय में क्या हालात थे। ये दलितों की बात करने वाले लोग ये तो चाहते ही नहीं है कभी भी दलित आगे बढ़े। आज देखिए, जो भी सरकार की योजनाएं, मान लो आवास योजनाएं, प्रधानमंत्री, सबसे ज़्यादा दलितों को फ़ायदा है उसमें और मुस्लिमों को फ़ायदा है। किसान सम्मान निधि में क्या हम जातियां देख रहे हैं? इनके समय में यूपीएससी में क्या होता था, किन की भर्ती होती थी?
आज सभी जातियों को समान मौके मिल रहे हैं, तो इनकी चिंता का कारण है ये अब सत्ता में आने नहीं है, लोग समझ चुके हैं, इसलिए ये बौखला रहे हैं, पीडीए का राग अलाप रहे हैं। और दिनकर जी की कविता आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो जाति जाति का राग अलापते हैं ना, ये कायर और क्रूर लोग होते हैं, ये समाज के और देश के हितैषी नहीं होते। इन्हें फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए, इन्हें जनता की भलाई पे बात करनी पर चाहिए। वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, एनकाउंटर मजहब देखकर हो रहा है, किसी को टारगेट किया जा रहा है, ये भी कहते हैं। और एक सवाल मेरा भी है कि आप लोग कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं, पर सब आपके साथ हैं, मुसलमान हैं आपके साथ। अरे आप कैसी बातें कर रही है, मुझे 50% मुस्लिम वोट मिलता है। और देखिए, मैं विधायक सबका हूँ, मुख्यमंत्री सबके। मैं मुस्लिम परिवार को एक बार लेके गया, अभी आपने चर्चा की थी जेवर में बहुत गुंडागर्दी होती थी। हाँ, बहुत, मैंने तो बहुत सुना था। वास्तव में होती थी। समाजवादी के समय में यमुना एक्सप्रेस वे पे 35 लूट की घटनाएं हुई, और वो ऐसा गैंग था जो महिलाओं को उतार कर उनके साथ गलत हरकत करता था। तो मैंने इस विषय को उठाया और बाद में इसकी सीआईडी जांच भी कराई। अच्छा। मेरे समय में 2017 में जब मैं विधायक बना तो एक घटना हुई, जेवर की महिला के साथ लूटा गया, उन्हें मर्डर किया गया। तो मैं बड़ा आहत हुआ, मैं उस परिवार को मुख्यमंत्री से मिलवाने ले गया। मुख्यमंत्री के जो भाव थे उस मुस्लिम परिवार के प्रति, मैं तो खुद हैरत में रह गया। उन्होंने फौरन डीजीपी को तलब किया, फिर मुख्य सचिव गृह को तलब किया, बोला कि जेवर में दोबारा घटना की पुनरावृत्ति हो गई तो आपकी खैर नहीं है, और इस परिवार को पूरा प्रोटेक्शन दिया जाए, उनकी आर्थिक मदद भी की। तो जहां ऐसा भाव हो प्रदेश के मुखिया का कि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, वो दिन है। और आज का दिन है जहां एक साल में 35 घटनाएं हुई थी, अब एक भी नहीं हुई है। नहीं, अब तो मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो बतौर पत्रकार भी ये बात कह सकती हूँ कि इतने केसेस सुनने में आते थे, हम कभी ऐसे पिक्चरों में या किताबों में पढ़ते थे, घात लगाकर बैठ गए डाकू, ये होता था जेवर में। खैर अब तो नहीं सुनने में आता है। दूसरा सवाल मेरा वो अखिलेश वाला था, वो कह रहे हैं कि टारगेट कर करके एनकाउंटर होता है। हालांकि मेरे पास आंकड़े हैं, अपराधियों के एनकाउंटर हो रहे हैं जो पुलिस से उलझ रहे हैं, उसमें कोई मुस्लिम, हिंदू, ब्राह्मण, ठाकुर ऐसा कुछ नहीं है, पर वो कह रहे हैं और वो इस मुद्दे को भुना रहे हैं। देखिए, उनके पास विषय नहीं है ना डेवलपमेंट पे, वो हमसे बात नहीं कर सकते। सरकारी योजनाओं से जो फायदा हो रहा है वो हम इस पे बात नहीं कर सकते। उनके पास सिर्फ जाति एक हथियार बचा है, जिसे वो पहले विधानसभा में भी कहते थे और अब लोकसभा में भी उसी का राग अलाप रहे हैं। तो ये वो कब तक अलापेंगे, इसे जनता समझ चुकी है, और ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अभी मैं एक एंटरप्रेनर्स थी महिला, उन्हें मैंने सीएम से मिलवाया था। तो एक महिला ने अपने आप को सरवाइव करके आज बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, मैं नाम तो उनका भूल गया। तो उन्होंने मुझसे बताया कि मैं दिल्ली रहती थी और मैं यहाँ से 5 बजे तक निकल जाती थी नोएडा से, और अब मैं धड़ल्ले से रात को अपनी फैक्ट्री का सारा काम करके 12 बजे जाती हूँ। तो ये जो बदलाव है, इसमें ये आरोप लगाना कि जातियों के एनकाउंटर हो रहे हैं, सरासर गलत है। बदमाशों के एनकाउंटर हो रहे हैं, उन लोगों के एनकाउंटर हो रहे हैं जिन लोगों ने दूसरों की हत्या की है या जो दूसरों के लिए खतरा बन चुके हैं। और फिर ये तो धर्म होता है एक शासक का, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म की स्थापना अगर होगी और कानून का राज होगा तो ऐसे व्यक्तियों का तो विनाश होगा ही, और निश्चित होगा। ये हमारे मुख्यमंत्री का कहना है। आप प्रतिद्वंदी किसे मानकर चल रहे हैं 2027 में? बसपा को, सपा को, कांग्रेस को, बीजेपी, मतलब किसको मानकर चल रही है? देखिए, जहाँ तक हमारे ज़िले की बात है, मैं बता दूं तो यहाँ कोई प्रतिद्वंदी है नहीं है। तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी है, आप भी जानती हैं। नोएडा में कोई प्रतिद्वंदी नहीं, दादरी में इतना बड़ा शहरी क्षेत्र है, कोई गुंडों को पसंद नहीं करता, और जेवर तो विकास का मॉडल बन चुका है। तो यहाँ तो कोई और प्रतिद्वंदी। उत्तर प्रदेश में चुनाव तो पूरे उत्तर प्रदेश में होगा ना? अब ये लोग कितना प्रभावित कर पाते हैं पीडीए का राग अलाप कर, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का जो नेतृत्व है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है, मुझे नहीं लगता कि लोग इससे अलग हट पाएंगे। क्योंकि आज सुकून है उनके दिमाग में, शांति है। कोई जो अवसर दिए जाते हैं भर्तियों में, वो जाति और धर्म देखकर नहीं दिए जाते, सभी को समान रूप से दिए जा रहे हैं। तो हर व्यक्ति समझता है। हाँ, नेताओं को जरूर दिक्कत है,
क्योंकि आपका तो जो रास्ता है वो नेताओं से ही ज़्यादा रहता है। नेताओं के आप इंटरव्यू लेती है, उन्हें ज़रूर दिक्कत है योगी और मोदी से, क्योंकि उनकी दाल नहीं गल रही, उन्हें अफसर पता नहीं नहीं मिल रहे। कब से ये प्रोपोगेंडा है, पता नहीं क्या है कि मैं तो बहुत बार सुन चुकी हूँ कि तो इनमें नहीं बन रही है तो उनमें नहीं बन रही है। और जब हम देखते हैं कि मंच पर सब अच्छे से बात कर रहे हैं, सब प्रोटोकॉल निभाए जा रहे हैं, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये अफवाहें क्यों उड़ाई जाती हैं, ये नैरेटिव क्यों सेट किए जाते हैं? अभी तो ये अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। देखिए, नाचना आए तो आंगन टेढ़ा। जिसको नाचना ना आता हो तो वो तो बताएगा जी आंगन टेढ़ा था, मैं इसलिए नाच नहीं पाया। ये इस तरीके से अपने कुकर्मों में घिर चुके हैं जो इन्होंने किया प्रदेश में। आज डेवलपमेंट ने, विकास की गति ने, दुनिया में भारत का जो स्थान हुआ है, आज हर व्यक्ति को जो न्याय मिल रहा है, देश जो तेजी से तरक्की कर रहा है, पूरे देश में हाईवेज के जाल फैलाए जा रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं इन्हें ऐसा महसूस होने लगा है कि शायद हम सत्ता में कभी ना आ पाएं। तो अब तो ये गुमराह करने का ही काम करेंगे और इसी तरीके की बातें करेंगे। एक और नैरेटिव फैलाया जाता है कि यूपी में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत, ये भी एक नैरेटिव की लड़ाई है। कभी फील नहीं होता, कभी दिखता नहीं है, पर ये लोग कहते हैं कि अंदर खाने सारी चीजें चलती हैं। आप खुद भी ठाकुर हैं, आपको कभी ऐसा महसूस होता है? ये नेताओं में चलती होंगी, लेकिन देखिए, ब्राह्मण एक विचारधारा है और वो इस देश के विकास में उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आप यकीन मानिए कि जो ब्राह्मण का सम्मान है हमारे समाज में, वो उसकी विद्वता की वजह से है। मेरा भी जो लालन पालन हुआ है, मेरे ब्लॉक प्रमुख भी रहे और मुझे पढ़ाने वाले भी रहे हरिदत्त शर्मा जी, मैंने उन्हीं से सब कुछ संस्कार सीखे हैं और मैं उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ा हूँ। मैंने उन्हें बड़ी नज़दीक से देखा है, उनकी सरलता, उनकी विद्वता, और इतना सम्मान है हमारे यहाँ ब्राह्मणों का, कोई काम उनसे बिना पूछे हम लोग करते नहीं हैं। तो ये जो नैरेटिव फैलाया जाता है, ये सत्ता के संघर्ष वाले लोग फैलाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे बहुत ज़्यादा मेल मिलाप ऐसा कुछ नहीं है, ना राजपूत, ना ब्राह्मण, ना गुजर। मैंने आपसे कहा कि जाति जाति का जो राग अलापते हैं वो कायर और क्रूर होते हैं, वो देश के कभी भी हितैषी नहीं हो सकते। वो लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जातियों को आगे कर देते हैं। ये वो बरसाती मेंढक हैं जो बरसात आने पे टर टर करके अपने बिलों से बाहर निकल जाते हैं। जातियों ने हमको इतना कष्ट दिया है, हमारे देश को इतना कष्ट दिया, अगर हम इस सदी में भी, डिजिटल भारत के युग में भी जातियों का राग अलापेंगे तो कहीं ना कहीं हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि को खराब कर रहे हैं और हम देश को विकास से दूर कर रहे हैं। ये तो सभी जातियों से मिलकर बना है ना देश, सही बात है। और ये देश तो सभी का है। तो हम अगर इस तरीके के प्रलाप करके अलग करेंगे लोगों को, तो निश्चित तौर वो देश के लिए निश्चित तौर से खिलाफ जाएगी बात। तो जैसे आप तो कांग्रेस के करीबी रहे, नेता रहे, राहुल गांधी के करीबी रहे, सबसे ज्यादा जाति 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 तो वही करते हैं। वो तो कहते हैं कि अपोलो जैसे या किसी और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स कोई SC ST क्यों नहीं होता है? तो आप कभी उन्हें समझाते नहीं है? बात होती है वैसे आपकी? नहीं, देखिए, पहले वो जाति का राग नहीं अलापते थे। राहुल जी, जब से मैं अलग हुआ कांग्रेस से, अब पता नहीं उसे उन्हें किसने गुमराह कर दिया। वो भले आदमी हैं, तो उन्हें भी लगने लगा धीरे धीरे जो जनाधार खिसक रहा है उसे कैसे रोका जाए। यही समाजवादी कर रही है। सब तो ये, बल्कि मायावती कम करती हैं। मायावती करती भी कम है, और प्रदेश में अगर किसी का वोट बैंक है जो अपनी जगह स्थिर है तो वो बहन है ही हमारी मायावती। उनका वोट बैंक अभी अडिग इधर से उधर नहीं हुआ। तो ये लोग जो जातियों का राग अलापते हैं, ये इनकी कुंठा है, क्योंकि अब इनके पास विषय नहीं है। पहले तो विकास पे चर्चा नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर पे भी नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं कर सकते। तो अब इन्हें नजर में ये आ रहा है कि चलिए जातियों के सहारे ही हम जिंदा रह लें, लेकिन वो भी ज्यादा दिन चलेगा नहीं। अखिलेश और मायावती में से आप बेटर किसे मानते हैं? वैसे तो आप खुद को ही मानते होंगे, बीजेपी को ही मानते होंगे, लेकिन अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो एक नेता के तौर पर। नहीं, मुझे लगता है कि बहन जी बेहतर हैं, क्योंकि उनका जो सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी तो उस समय भी काफ़ी सुनवाई लोगों की होती थी, कमज़ोर लोगों की, और आज भी सुनवाई होती है। तो अगर दोनों में कंपैरिजन करा जाए तो बहन जी को मैं ज़्यादा नंबर देना चाहूँगा। 2027 में चुनाव होने हैं, आपने जितना काम कर दिया है, मैं उसी के आधार पर अगर बोलूं
तो बहुत पॉजिटिविटी है आपके पूरे क्षेत्र में। अगर आप जीतते हैं तो आपको लगता है कि आपको मंत्री बना दिया जाए? मंत्री कोई विषय नहीं होता, ना मैंने कभी प्रयास किया मंत्री बनने के लिए। मैं आज विधायक हूं तो मंत्री से ज्यादा काम करा सकता हूं। कर रहे हैं, नो डाउट। आपने मुझे धुरंधर कहा तो वो इसलिए लोग मुझे कह रहे हैं, मैं उनके बीच में रहता हूं, मंत्री बन के नहीं रह सकता। आज मेरी आत्मीयता है लोगों के साथ, वो इसलिए कि मैं विधायक हूं। अगर एयरपोर्ट के लिए, भूमि अधिग्रहण के लिए सहमति मैंने कराई तो चारपाई पे बैठ के विधायक होने के नाते कराई। मंत्री होता तो दूरी बढ़ जाती। मंत्री होना कोई मायने नहीं रखता। मैं इतना संतुष्ट हूं विधायक रह के कि जो जेवर, जिसे जेवर के नाम से जाना ही नहीं जाता था, अलीगढ़ में लोग समझते थे इसे, आज वो जेवर ध्रुव तारे के समान दैदीप्यमान है। आज पूरी दुनिया में मैं जैसे सेमिनार वगैरह में जाता हूँ, कोई कॉन्फ्रेंस होती है बाहर भी, वहाँ भी लोग पूछते हैं अच्छा आप जेवर के हैं, तो देखिए मुझे कितना फख्र महसूस होता है। और उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने क्षेत्र के किसानों का, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने प्रदेश के और देश के लिए अपनी ज़मीनों को यह एयरपोर्ट बनाने जाने के लिए दिया। और निश्चित तौर से मेरा जेवर क्षेत्र, पहले हम नौकरी के लिए भटकते थे, दर दर की ठोकरें खाते थे, आज हम इस लायक बने कि अपने असंख्य नौजवान भाइयों को जो अन्य प्रांतों के, उत्तर भारत के, उन्हें भी एक अवसर देंगे अपने यहाँ आइए जेवर में, हम आपका स्वागत करते हैं। तो यही तो सपना था हमारा। सही बात है। आपको लगता है कि जैसे आपने अपने क्षेत्र में काम किया और विधायक अपने क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, 2027 की जीत को लेकर आश्वस्त हैं आप लोग, कि आपको लगता है मेहनत करनी पड़ेगी, टक्कर है? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, लेकिन योगी जी ने जो मुकाम हासिल किया इस प्रदेश की राजनीति में, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और हमारा जो संगठन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत संगठन है, जिसका हर बूथ पे कार्य करता है। तो अगर हमारे पास नेतृत्व अच्छा हो, प्रदेश की सरकार अच्छी हो, जनहितैषी, और उधर संगठन मजबूत हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई विकल्प बन पाएगा। चलिए, फिलहाल तो हम इतना समझ सकते हैं कि काम जितना हो गया है जेवर में और जितना होना भी बाकी है, जैसे हम फिल्म सिटी का जिक्र कर रहे हैं, तो रोजगार के नए साधन, तो टूरिज्म बढ़ेगा आसपास के इलाकों में भी। लेकिन इसकी बुनियाद कहाँ से रची गई थी? देखिए, सबसे बड़ी बात, मुझसे कोई मेरा पुश्तैनी घर मांगे, चाहे मुझे कितना भी पैसा दे, तो मुझे लगेगा ना एक बार को कि मैं अपनी वो चीज क्यों दूं। किसानों को भारी तादाद में ये कह लीजिए कि सरकार के पक्ष में लाना, उनको फिर उचित मुआवजा दिलवाना, इन कंधों पर कितनी जिम्मेदारी थी आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसी बिरादरी से आ रहे थे, किसानों के बीच में से निकल कर आ रहे थे। मुझे लगता है बहुत अच्छा काम किया सर आपने, और लोगों तक ये मैसेज गया है, शायद इसीलिए लोग आपको धुरंधर कह रहे हैं। 27 में अब इस धुरंधर को एक बार फिर से जिताएंगे, ये देखने वाली बात होगी या नहीं, लेकिन ये अपना काम कर रहे हैं, इतना साफ है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। नमिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपकी जो वाक्पटुता और शैली है उससे मैं काफी प्रभावित हूँ। ईश्वर आपको बहुत तरक्की देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अगर आप जेवर के आसपास के इलाके के हैं तो भी बताइएगा, नहीं है तो भी बताइएगा, क्योंकि सुन तो लिया ही होगा कि कितना बदलाव हो रहा है, कितने सहमत हैं, कितनी जिम्मेदारी मानते हैं कि किसी कंधों पर रही होंगी और उनको कैसे निभाया गया है। जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और बाकी अपडेट्स के लिए NMF न्यूज इसी तरीके से देखते रहिए। नमस्कार।